हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एसएससी जेईई सीबीटी 1 का आंसर की आ चुका है एंड आप सभी लोगों ने आई थिंक अपने टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 200 आपके कितने आ रहे हैं वो भी चेक कर लिया होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो सिलेक्शन ले रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डिलेमा में होंगे और डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका जो कट ऑफ की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो आज के सेशन जो है ये प्योरली गाइडेंस सेशन होने वाला है जिसमें मैं प्रेजेंट सिनेरियो का डिस्कशन करूंगी। इसी के साथ साथ एसएससी जेईई 2025 एंड आरआरबी जेईई 2024 के बारे में भी डिस्कशन करने वाली हूँ ताकि एक आपको प्रॉपर पर्सपेक्टिव दे पाऊँ, ताकि आप अपनी आगे की जो जर्नी है उसको प्रॉपरली प्लान कर पाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एसएससी जेईई का अच्छा सीबीटी 1 का मार्क्स स्कोर कर लिया है। तो अगर आपके लास्ट ईयर कट ऑफ के आसपास मार्क्स आ रहे हैं या उससे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब 140 150 मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको तो सीधा जो है सीबीटी 2 की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट उसमें से ऐसे भी होंगे कि भाई जैसे मैकेनिकल का मैम लास्ट 131 गया था, मेरा 129 आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे मैम सिविल का 108 के आसपास गया था, मेरा जो है 109 आ रहा है या 107 आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि पता नहीं इस बार क्या होगा, कट ऑफ कितना आगे बढ़ने वाला है या कितना पीछे जाने वाला है। पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करता है, सारी शिफ्ट के पेपर के लेवल को ऑब्जर्व करके एक ओवरऑल कट ऑफ क्रिएट करा जाता है। कट ऑफ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। तो इस बात पर कॉमेंट करना तो देखो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। बट हाँ, सेफर साइड के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप लास्ट ईयर के कट ऑफ तक पहुंच रहे हो तो आपको भी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि आप सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर पाओ, क्योंकि सीबीटी 2 में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा आपको बेहतर देखने को मिलता है सीबीटी 1 के कंपैरिजन में। तो आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन शुरू करना होगा, फिर से प्रैक्टिस शुरू करनी होगी फिर से, और सीबीटी 2 के हिसाब से टेस्ट सीरीज को भी आपको स्टार्ट करना होगा। तो वो सारे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर के कट ऑफ से 10 मार्क्स ज़्यादा, 20 मार्क्स ज़्यादा, 30 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहे हैं, आप भी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन शुरू करिए। और वो सारे स्टूडेंट जो कन्फ्यूजन में हैं, जो लास्ट ईयर के कट ऑफ के आसपास घूम रहे हैं, 2-4 नंबर ज़्यादा 2-4 नंबर कम, तो आप भी सीबीटी 2 की तैयारी कर लो, क्योंकि अगर आपका हो जाता है सिलेक्शन तब तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। बट इन केस सपोज कर लो आपने सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर भी ली, उसके बाद आपका सीबीटी 1 में सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो कोई नुकसान नहीं है, आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन ही होने वाला है। आप जो डेली बेसिस पर 8-10 घंटा फिर से रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो यही आपको नेक्स्ट ईयर के लिए वैसे भी करना था। तो सेफर साइड पर चलो, बिल्कुल भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका सीबीटी 1 भी क्लियर नहीं हुआ है। देखिए जरा एक चीज समझने की कोशिश करिए, जो आज के रिपीटर्स है ना वो कल के टॉपर बनने वाले हैं। तो आज आपका अगर रिजेक्शन हुआ है, आज आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको देखो कि कहाँ पर कमी रह गई और उस चीज़ पर आप सुधार करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ से 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हम रिपीट करें और फिर से बाउंस बैक करें और डबल एनर्जी के साथ हम प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले लें, और दूसरी कंडीशन बचती है कि हम इसी चीज़ को अपनी डेस्टिनी मान के, हार को स्वीकार करके प्रिपरेशन को जाने दें और कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी को तलाशें। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई दूसरी बेहतर अपॉर्चुनिटी है और आपको लग रहा है आप उसमें करियर बना लोगे तब तो ठीक है, बट अगर आपको आगे रास्ता नहीं दिख रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकता था, कुछ कमी रह गई, कहीं प्रैक्टिस में कमी रह गई, या हम टेस्ट सीरीज पीछे रह गए, टेस्ट सीरीज नहीं दे पाए, या हमारे पास टाइम कम था तो हम प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, इन सारी बातों को ध्यान से एनालाइज करो। बैठो 2-3 दिन शांति से अपने साथ और देखो कि आपके अंदर कहाँ पर कमियां थी, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ में फेल हुए हैं तो हमें वो चीज़ प्रॉपर तरीके से पता है कि उसमें क्या कमियां रह गई होंगी। इवन जिंदगी में मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी हार देखी हैं, तो उस हार के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न रहा है, और वो रीज़न मुझे पता है क्योंकि मैंने वो हार देखी है, मेरे अंदर वो कमियां रह गई होंगी, इस वजह से वो हार आई है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को एनालाइज करो, वो सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करो और उन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दो। अब 2024 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि देखो आरआरबी का कैलेंडर तो आया था कि आपका जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सो डोंट टेक रिस्क, क्योंकि आरआरबी का जो पैटर्न रहा है इसी तरीके का पैटर्न रहा है, काफ़ी रेंडमनेस आपको देखने को मिलेगी। 4-5 ईयर्स में आरआरबी जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है और वो 4-5 ईयर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आरआरबी जेईई 2024 की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। यू कांट टेक रिस्क, ठीक है। जहां आपने इतना टाइम प्रिपरेशन में दिया है, आप 2024 में और प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। अगर आपको लगता है अगर आप 50 नंबर लेके आए हो, तब तो भाई आपको
बहुत सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा। मगर अगर आपको लग रहा है कि आप कर लोगे और आपने थोड़ी सी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस निकाला है, तो इसका मतलब है जब आप पढ़ाई का लेवल बढ़ाओगे तो परफॉर्मेंस का लेवल भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि एसएससी जेई का जो पेपर है वो काफी फ्रिक्वेंटली होता है। जैसे आपने देखा 23 हुआ, फिर 7-8 महीने के बाद ही 24 हो गया। अब आपको इसी तरीके से 25 भी 2025 में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो आप उसकी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हो। किस तरीके से एसएससी और आरआरबी को साथ में क्लब करना है, देखो एक चीज समझो, अगर आप फुल्ली आरआरबी पर फोकस करोगे और अगर वैकेंसी नहीं आई तो एसएससी हाथ से निकल जाएगा। फुल्ली एसएससी पर फोकस करोगे और आरआरबी की वैकेंसी आ गई तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा हड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आप दोनों के सिलेबस को पहले एनालाइज करो। अगर आप दोनों के सिलेबस को देखोगे ना, एक तरफ आरआरबी जेई का पूरा सिलेबस एनालाइज करो, दूसरी तरफ एसएससी जेई का पूरा सिलेबस एनालाइज करो, और फर्स्ट 4-5 मंथ्स जो हैं उसमें आप ये देखो कि दोनों सिलेबस में कॉमन क्या क्या चीजें हैं। तो टेक्निकल में आप पाओगे कि काफी सारी चीजें, काफी सारे टॉपिक्स जो है कॉमन है, पहले आप उनको कवर करो ताकि आप शुरुआत में जो है ना आरआरबी जेई और एसएससी जेई दोनों को टारगेट कर पाओ। नॉन टेक्निकल में देखो, नॉन टेक्निकल में भी काफी सारा पोर्शन, काफी सारे टॉपिक, काफी सारे सब्जेक्ट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो सिर्फ एसएससी में आते हैं, आरआरबी में नहीं आते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे आरआरबी में आते हैं, एसएससी में नहीं आते हैं। उन सब्जेक्ट को आप एकदम लास्ट में लेके जाओ कि पहले हम मोस्ट कॉमन पोर्शन 70-80% जो मोस्ट कॉमन पोर्शन है पहले हम उसको कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग के जब आप 4-5 मंथ प्रिपरेशन करोगे तो आपकी दोनों चीजें साथ में चल रही हैं, एंड आफ्टर 4-5 मंथ्स पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन कब आने वाला है या आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आएगा भी कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के एनालाइज करके जब आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे तो हमेशा आपको लाइफ में विन विन सिचुएशन ही देखने को मिलने वाली है। जो एकदम जो है बिना एनालिसिस के, बिना अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करे, बिना अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करे, बस भीड़ में भाग रहे हैं, वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो आप सारी चीज़ों को जो है ना, हर चीज़ का पैरामीटर होता है, आप उस पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करो, कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, क्या आपके अंदर वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर हमें दोनों की साथ में प्रिपरेशन करनी है तो क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई। अगर आप सिर्फ एसएससी पर फोकस करना चाहते हो, नहीं मैम आरआरबी तो जाना ही नहीं, आएगा तो भी नहीं भरेंगे, ठीक है, तो फिर आप एसएससी जेई पर ही स्टिक होके उसी के ओरिएंटेड जो आपका सिलेबस हो सिर्फ उस सिलेबस को कवर करो। फिर आप दूसरी चीजें करना छोड़ दो, अननेसेसरी कंटेंट कंज्यूम करना छोड़ दो। अगर सिर्फ आरआरबी करना है तो एसएससी को साइडलाइन कर दो कि भाई आएगा तो भी नहीं भरेंगे फॉर्म। और आरआरबी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें देखो कौन सा आपका हाईली वेटेड सब्जेक्ट है, हाईली वेटेड सब्जेक्ट को आप पहले लगाओ। फिर उसमें देखो उन हाईली वेटेड सब्जेक्ट को समझने के लिए कौन से ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जो पहले पढ़ लेने चाहिए। जैसे सोम समझने के लिए मैकेनिक्स पढ़ लेना चाहिए, स्ट्रक्चर समझने के लिए सोम पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको पावर प्लांट समझनी है तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेनी चाहिए, आईसी इंजन समझनी है तो भी थर्मोडायनेमिक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बैठ के थोड़ा टाइम लगा के ठंडे दिमाग से हर एक चीज सोचो, आरआरबी जाना है कि एसएससी जाना है कि दोनों साथ जाना है। अगर दोनों को साथ जाना है तो दोनों में कॉमन सिलेबस को आप ऑब्जर्व करो, वो कॉमन सिलेबस आप डिटेल में पहले कवर करना शुरू करो। आफ्टर 4-5 मंथ जब आपकी पिक्चर क्लियर हो जाए, आपको लगे कि आरआरबी पहले लगा हुआ है, आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम डेट आ गई, तो फिर आपको क्या करना है, आरआरबी में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उसको पढ़ना शुरू कर देना है। जैसे आरआरबी में बेसिक मैथ्स आती है, फिर आप बेसिक मैथ्स पढ़ोगे, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन की डिटेल्स आएंगी, फिर उसके बाद एग्जाम की डेट आएगी, फिर उसके बाद आपका जो है ना जो एडमिट कार्ड है वो आएगा, वहां से लेकर वहां तक का जो सफर है ये 3 to 4 मंथ का सफर होता है। और इस 3 to 4 मंथ में आरआरबी में जो एक्स्ट्रा पोर्शन आने वाला है वो आप आराम से कवर कर लोगे, मगर वो तभी कवर कर पाओगे जब आपका कॉमन पोर्शन पहले से कवर होगा। ये सपोज कर लो आरआरबी में डिले हो गया, आरआरबी में हुआ कि भाई वैकेंसी तो इस साल भी देखने को नहीं मिल रही है और सारी चीजें ऐसी ही चल रही हैं, और एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया, तो कॉमन सिलेबस आपका कंप्लीटेड है, आप एसएससी की तरफ डाइवर्ट हो जाओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोच के एसएससी एंड आरआरबी को क्लब करके 2024 को थोड़ा सा और हार्ड वर्किंग बनाओ, थोड़ा सा और फोकस्ड हो जाओ, कंसिस्टेंटली आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करो। और एक सजेशन और देना चाहूंगी, यूट्यूब पर मत भटको।
YouTube पर प्रॉपर कंटेंट कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं देखने को मिलेगा। आपको मैराथॉन्स हो सकता है मिल जाए, मगर मैराथन भी लास्ट टाइम के लिए होती हैं, क्विक रिवीजन के लिए होती हैं। आपको प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे, मगर वो प्रैक्टिस सेशन भी आप तभी यूजफुल आपके लिए हैं जब आपको थ्योरी आती हो। आपको कई जगह पर छोटे छोटे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, मगर वो सब्जेक्ट भी प्रॉपर कंप्लीट नहीं होंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर एक टॉपिक से, हर एक कॉर्नर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी आप प्रॉपर प्लान बनाओ कि कौन सा ऑनलाइन कोर्स हमारे लिए बेस्ट है या फिर ऑफलाइन कोर्स हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी प्रैक्टिस बुक्स हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमें टारगेट करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ कोई भी प्रैक्टिस बुक फिक्स है ही नहीं। आप आरआरबी का पीवाईक्यू लो, एसएससी का पीवाईक्यू लो, फिर जो कुछ कॉमन बुक्स हैं जो जेई की प्रैक्टिस बुक्स आपकी होती हैं उनको आप इंक्लूड करो और अपनी नंबर ऑफ बुक्स को भी फिक्स कर दो। ऐसा मत करो कि बहुत रैंडम है, कहीं से कोई शीट मिल गई तो उसको लगा लिया, कहीं पर कोई सी वेबसाइट पर 4 क्वेश्चन मिल गए तो उसको लगा लिया। ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने, आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं, सेट ऑफ क्वालिटी क्वेश्चन, और उसी को आपको रिपीट करना है ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में क्या है, फिक्स हो जाएं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। और फिर से मैं बोल रही हूँ, CBT 1 नहीं हुआ, इट्स कम्प्लीटली ओके। ठीक है, जो आज हारे हैं वो कल जीतेंगे, और जो आज जीते हैं वो कल डेफिनेटली हारे होंगे। तब जाके उनको जो आज की जो जीत मिली है ना, वो आज बेसिकली वो जीत को मना पा रहे हैं और CBT 2 की तैयारी कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए परेशान मत होइए, हार जीत आपकी लगी रहती है। आपका जो कंसिस्टेंट एफर्ट है, कंटिन्यूस जो आपका हार्डवर्क है, वो आपके सिलेक्शन को इंश्योर करता है। तो आप अपनी मेहनत को जो है ना वो कंटिन्यू रखिए। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।